जंगल का जो सबसे सुंदर हिस्सा था वहाँ गौरी कवि ने कब्जा कर रखा था। वो नदी के पास एक ठंडे पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। अगर कोई पक्षी वहाँ पर आकर रहने की कोशिश करता तो गौरी कवि उसे वहाँ से भगा देती। मैं इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। यहाँ पर मुझे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव भी। कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वो घने जंगल में जाता है और सूखी घास लेकर आता है। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई गौरी कवि कबूतर को देख लेती है। ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाए, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। गौरी कवि गुस्से में उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपनी ये सूखी घास, मोटी चोंच वाले, ये जंगल और ये पेड़ मेरा है। कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। गौरी कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। फिर गौरी कवि कबूतर की लाई हुई घास पेड़ से नीचे फेंक देती है। कबूतर रोने लगता है। गंदी कवि, काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जाते हो या एक लगाऊं तुम्हारे गंदी आँखों वाले। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। चिड़िया बहन, आज सुबह से मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। आज हमें दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। मिठू भैया, मैंने सुना है कि वहाँ एक बुरी कवि रहती है जो किसी को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देती। चिड़िया बहन, हम वहाँ से चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है और मिठू तोते के साथ वहाँ चली जाती है। गौरी कवि सोई हुई थी। चिड़िया बहन, ये कवि तो सोई हुई है, चलो हम जल्दी से फल तोड़कर भाग जाते हैं। हाँ मिठू भैया, परंतु ध्यान रखना, अगर ये कवि उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मिठू तोता 2 फल तोड़ लेता है और रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए 2 मीठे मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से गौरी कवि की आँख खुल जाती है। कौन कौन है? गौरी कवि जल्दी से उड़ती है। मोटी चोंच वाले और छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, मेरे फल रखो। कवि बहन, हम भी तुम्हारी तरह पक्षी हैं। इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। हाँ काली कवि, ये जंगल तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अच्छा, तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। गौरी कवि एक लाठी उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने फल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गौरी कवि से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए, दोनों कमजोर पक्षी डर गए। गौरी के गुस्से से डर गए। मिठू मिठू, बच गए, वरना वो कवि तो हमें जान से ही मार देती। चिड़िया चिड़िया, वो कवि एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है, देखना एक दिन अकेले ही मरेगी। ऐसे अब कोई भी पक्षी डर का मारा उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। सारी रात गौरी कवि बारिश में भीगती रहती है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटी हुई कांप रही थी। अगली सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, परंतु गौरी कवि में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा ले सके। गौरी को थोड़ी दूर से जाती हुई मीनू मौसी दिखाई देती है। मौसी, मीनू मौसी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, तुम जाकर किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। मीनू मौसी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील से दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी कबूतर भी वहाँ से फल लेकर गुजर रहा था। गौरी कवि कबूतर को आवाज लगाती है। कबूतर,
मेरे कबूतर भैया, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कवि, बताओ क्या बात है। मेरे सुंदर कबूतर भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे झील से दवा ला दो। अब पता चला काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था। मैंने तुम्हारी कितनी विनती की थी, मगर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर कबूतर भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, वो काली कवि 2-4 दिनों में मर जाएगी और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। कबूतर भैया, कवि को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटी हुई वो कवि मदद के लिए पुकार रही है। कबूतर भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया झील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है। चिड़िया दवा लेकर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया बहन, ये दवा बहुत कड़वी है। गोरी कवि, तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। फिर कवि वो दवा पी लेती है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, छाँव थी और नदी भी, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं यहाँ न आती तो तुम यहीं तड़प तड़प कर मर जाती। फिर गोरी कवि चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। फिर वो जंगल के सभी पक्षियों को उस हिस्से में अपने घोंसले बनाने की अनुमति दे देती है और वो सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था, जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था, क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम झील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम झील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम झील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम झील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कवि तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कवि बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम झील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कवि कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी।
नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे। अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरे, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो। जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी, ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया, मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। कोरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। एक रात बंधा रहेगा तो अकल टिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं काफो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम भला कव्वे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कौवे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कव्वे, बहुत बुरे हैं वो काले कव्वे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कव्वे, वो दुष्ट कव्वे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कव्वे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? कोरी, लगता है वो भाग गया है। कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वहीं दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। तब वो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा। दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मिठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मिठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मिठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सब रानू चिड़िया को आजाद कराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जिद की कि मुझे फल खाना है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, जरा देखो इन पक्षियों को, इन सब की कितनी हिम्मत कि इन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पक्षियों को मजा सिखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? चील दी, ये बाग हमारा है। तुम्हारा ये कब से हो गया? मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। हाँ चील दी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांधे रखा। अरे काली कौवो, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चील कौवों पर हमला करती है और उन्हें बहुत मारती है। फिर चील कौवों को पेड़ से उल्टा लटका देती है और वो सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटके रहते हैं। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मिठू जी, मैं तो थक गई हूँ, कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन घबरा रहा है। हरियाली, बाहर का मौसम बहुत भयानक है, हर तरफ पानी ही पानी है। तेज बारिश के कारण जंगल के पेड़ पौधे अपनी जड़ों से निकल रहे हैं। मिठू जी, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब ये मौसम शांत होगा। हरियाली, इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत से साथी पक्षी हमसे जुदा हो जाएंगे।
हाँ मिठू जी, जिन पक्षियों के घोंसले तिनकों के हैं, उनके लिए बारिश तो बहुत मुसीबत लेकर आई है। लूसी, वो दाने कहाँ हैं? मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कबूतर जी, ये थोड़े दाने ही बचे हैं, अगर ये भी खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? बारिशों का कुछ पता नहीं। लूसी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी 2-3 दिन का दाना बचा है। जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। अच्छा लूसी, खिड़की के ऊपर बड़ा कंबल दे दो, हवा सीधा अंदर आ रही है। दूसरी ओर गोरी कौवी और कालू कौवा 2 दिन से भूखे थे। उनका 2 दिन पहले ही दाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब पक्षी कितने दिनों का दाना जमा कर कर रखे? 1 दिन का या 2 दिन का? ये बारिश है कि पिछले 7 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है ये बारिश हमारी जान ही लेकर रहेगी। गौरी, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू, मैं तो कहती हूँ कि जाओ और जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, शायद कहीं से कोई दाना मिल जाए। तुम खुद जाओ और जाकर जंगल का चक्कर लगा कर आओ। इतना आसान नहीं है जंगल में घूमना। पंख टूट जाएंगे अगर किसी पेड़ से टकरा गए। कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना दाना लेने चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकरा कर मर जाऊं। गौरी, चिंता ना करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही हैं। मम्मा, बाबा से कहें कि खिड़की बंद कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कर देता हूँ बेटी, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। टुनू जी, आज शाम के लिए दाना तो है, मगर कल सुबह के लिए नहीं है। मम्मा, कल सुबह हम भूख से मर जाएंगे। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, बारिश रुक जाएगी। पहले भी तो कई बार ऐसी बारिशें हो चुकी हैं। परंतु रानू, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। गुड़िया के पापा, न जाने कौवों के पास दाना होगा कि नहीं। कहाँ रानू, वो तो कल से भूखे हैं। आधी रात को गोरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू का क्या दोष है? ऐसे मौसम में भला कहाँ से मिलेगा दाना? थक हार कर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू जी, छाते को ध्यान से पकड़ना। हरियाली, तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी, मैं तो भीग ही रहा हूँ। मिठू तोता वहाँ से कबूतर के पास जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर बाहर निकलो। कबूतर भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ मिठू, क्या बात है? होना क्या है? क्या मरना है भूख से बैठकर अपने घर में? अगर हम जंगल में कोई दाना ढूंढने जाएंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। मिठू, मगर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हर जगह तो पानी ही पानी है। हाँ कबूतर, मैदान की तरफ तो पानी है, मगर घाटी की ओर पानी नहीं होगा। वो ऊंची घाटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हमें वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। कबूतर अपने घर में जाता है। लूसी, मैं कबूतर के साथ दाना लेने जा रहा हूँ। कबूतर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लूसी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो किकी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ कबूतर जी, आप जाएं, मगर छाता लेकर जाएं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, हम दाना लेने जा रहे हैं। मगर मिठू, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा? वो तो हमें नहीं पता, मगर दाना ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ टुन्नू, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। रानू, गुड़िया का ध्यान रखना। वो तो अच्छा था, सभी पक्षियों के पास अपने अपने छाते थे। वो तीनों जा रहे थे कि खिड़की से गोरी कौवी उन्हें आवाज देती है। वो सब गोरी कौवी के घर के पास जाते हैं। क्या तुम सब दाना लेने जा रहे हो? हाँ गौरी, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। अगर कालू ने जाना है तो उसे भी हमारे साथ भेज दो। गोरी कौवी तुरंत कालू कौवे के पास जाती है। कालू, वो सब दाना लेने जा रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ दाना लेकर आओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मगर बाहर ठंड से नहीं मरूंगा। हवा बहुत तेज है। ना बाबा ना। तो ठीक है कालू, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगी। ना देना, जाओ जाओ, अपना कमाओ और अपना खाओ। गौरी, जल्दी आओ, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। मिठू, आ रही हूँ। फिर वो सब बारिश में उड़ते हैं। जंगल में बारिश बहुत जोरों पर हो रही थी। वो सब पेड़ों के बीच से निकलते हैं
और वो सब पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। घाटी पर ऐसे लग रहा था जैसे बारिश कम हो और बारिश का पानी सारा नीचे जा रहा हो। तोते, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं और अपने अपने लिए दाना ढूंढते हैं। नहीं गौरी, हम सब एक साथ जाएंगे और सब मिलकर ही दाना ढूंढेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। तभी गौरी कवि की नजर गुफा के पास जाती है। गौरी कवि गुफा के पास देखती है तो उसकी खुशी से चीख निकल जाती है। यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। फिर वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गुफा में छोटे छोटे मकई के पौधे थे जिन पर भुट्टे लगे हुए थे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, गुफा में मकई। ये पत्थर नहीं बल्कि घाटी की गुफा है जिसमें अनाज उगता है। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ मकई से भर लेते हैं। पक्षियों, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, घर से निकले, मेहनत की तो हमें ये भोजन मिल गया। अगर हम घर में बैठे रहते तो हमें कुछ नहीं मिलना था। फिर वो सब अपना अपना भोजन लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी मकई के भुट्टे खाते हैं। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कवि शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको। मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गौरी कवि कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गौरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया,
कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कवि का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कव्वे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कव्वा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूँगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गौरी कवि कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कवि का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कवि का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कवि का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी, भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गौरी कवि से बहुत पिटने वाला है। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गौरी कवि की आँख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गौरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गौरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गौरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गौरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी
तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गौरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गौरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गौरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गोरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गोरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गौरी कभी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गौरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहे तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कवि की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कवि के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया,
आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गोरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गोरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गोरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है जिसका गोरी कौवी को पता नहीं चलता। घर जाकर गोरी कौवी तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गोरी कौवी को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गोरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गोरी कौवी अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कौवी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा, जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या? मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गोरी कौवी के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गोरी कौवी अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कौवी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी।
जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया जा, चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी का भी दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी, उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।